प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का किया उद्घाटन। कहा, काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं, दोनों शक्तिमय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, काशी और तमिलनाडु दोनों ही सभ्यता और संस्कृति के टाइमलेस सेंटर्स हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री ने पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। पीएम ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का भी किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने कहा, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी में पूर्वोत्तर को मिली है सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम आज गुजरात के वलसाड में चुनावी रैली को भी करेंगे संबोधित। वापी में करेंगे रोड शो। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि पूरे गुजरात में विकास के रिकॉर्ड के कारण भाजपा के लिए है प्रबल समर्थन। कहा, विपक्ष का गुजरात विरोधी एजेंडा व्यापक रूप से किया जा रहा है खारिज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र में लेंगे भाग। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था भारत का 6 सूत्रीय एजेंडा। जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल में मसाज करवाते हुए सीसीटीवी वीडियो को लेकर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। आपके ईमानदारी वाले दावे पर उठाए सवाल। जेल में बंद सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाने पर भाजपा प्रवक्ता ने कसा तंज। मलेशिया में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। 97 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद महातिर भी चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं किस्मत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। भारत की सांस्कृतिक सूत्रों का यह अद्भुत संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत को समृद्धि दे रहा है। प्रधानमंत्री ने संगमम में हिस्सा ले रहे छात्रों और विद्वान जनों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने संगमम के दौरान प्राचीन तमिल काव्य साहित्य थिरुकुराल का विमोचन किया। इसका 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी और तमिलनाडु का बंधन अटूट है। भाषा साहित्य का बंधन हो, सौंदर्य हो, काशी और तमिल का सांस्कृतिक स्वाभाविक जुड़ाव संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। काशी तमिल संगमम जैसे अद्भुत समारोह का गवाह बनने के लिए मुस्लिम भी काशी में जमा हुए हैं। तमिलनाडु के अजमल खान का कहना है कि मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, राष्ट्रवादी भारतीय हूं और देश हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि काशी जाकर मैं भारत की समृद्ध परंपरा को देखना चाहता हूं। अजमल खान, आप भी काशी जा रहे हैं सबके साथ, तो आपका फेथ नहीं है लेकिन फिर भी आप काशी जाना चाहते हैं, क्या वजह है? நான் இந்த காசியோட கலாச்சாரம், காசியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக நம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள்
ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இதன் மூலம் நான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். क्या कह रहे हैं? He is saying about by birth he is a Muslim, but also he is an Indian. He is saying about the nation first. So he is a nationalist, and also he wants to visit and see the culture of Kashi. The opportunity is got by our Narendra Modi ji. So he is thanking our Prime Minister. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री ने इंफ्रा से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने ईटानगर के नज़दीक ही डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के लिए ये पहला एयरपोर्ट भी है। ये पूरी तरह से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी है। 640 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से ये तैयार हुआ है। 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित हवाई अड्डे की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में रखी थी। डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के होलोंगी में स्थित है। इसका रनवे 2300 मीटर लंबा है, जो कि बोइंग 747 की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए पर्याप्त है। यहाँ 200 यात्रियों को एक साथ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। 8 चेक इन काउंटर यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का भी लोकार्पण किया। कुल 8,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में 80 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैले इस परियोजना से अरुणाचल प्रदेश के लिए बिजली की उपलब्धता न सिर्फ बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश के लिए ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में होगी। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग तथा टेरर फाइनेंसिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये 3 विषय पर विचार विमर्श किया ताकि प्रभावी रूप से नो मनी फॉर टेरर का हमारा उद्देश्य सफल हो पाए। इस चर्चा को आने वाले दिनों में हमें एक वर्केबल रणनीति की सोच में डालना होगा, जिससे हमें निश्चित ही ये लड़ाई लड़ने में मदद होगी। सहभागी देशों और संगठनों के लिए CFT वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता तथा उभरती चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श करने के लिए ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। टेररिज्म ने आज एक ऐसा विकराल स्वरूप धारण किया है जिसका प्रभाव हर स्तर पर हमें दिखाई पड़ता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि टेररिज्म लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है, जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या कोई भी संगठन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो टेररिज्म को अकेला नहीं हरा सकता, परास्त नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार इस जटिल और बॉर्डरलेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। पिछले कुछ दशकों में भारत ने टेररिज्म के सभी रूपों सहित कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, काउंटर टेरर कानूनों के मजबूत फ्रेमवर्क तथा एजेंसियों के सशक्तिकरण के कारण भारत में टेररिज्म के कारण होने वाली घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है तथा टेररिज्म के मामलों में सख्त सजा दिलाने में भी प्रशासन को सफलता हासिल हुई है। इन्वेस्टिगेशन को विज्ञान और तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से फोरेंसिक साइंस को भारत में विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना से दुनिया के पहले नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि टेररिज्म, नारकोटिक्स और आर्थिक अपराधों जैसे अपराधों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जाएगा। साइबर अपराध का व्यापक तरीके से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। ये प्रयोग अपने आप में बहुत सफल रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को यहाँ पर फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा। भारत काउंटर टेररिज्म और CFT के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र बिंदु बनेगा, ये सुनिश्चित है। हम टेररिज्म के सभी रूपों के खिलाफ
एक प्रभावी, दीर्घकालिक और ठोस लड़ाई के बिना भयमुक्त समाज, भयमुक्त दुनिया का अस्तित्व सोच ही नहीं सकते हैं। हमारे राष्ट्र के नागरिकों ने नेतृत्व पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उनकी सुरक्षा की, और हमारा ये कर्तव्य है कि इस जिम्मेदारी की कसौटी पर हम खरे उतरे। पिछले 2 दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस खतरे से निपटने के लिए एक ढांचा विकसित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य काउंटर टेररिज्म सैंक्शन व्यवस्था खड़ी करना है। टेररिज्म को स्टेट फंडेड एंटरप्राइज बनाने वाले देशों की कार्यवाहियों पर कुछ हद तो इससे अंकुश लगाने का काम हुआ है, परंतु इसको और कठोर, पारदर्शी और सटीक बनाना बाकी है। हमारी सबसे पहली प्रतिबद्धता होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ कोऑपरेशन की। सभी देशों को, सभी संगठनों को बेहतर और प्रभावी तरीके से इंटेलिजेंस साझा करने में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी का संकल्प लेना होगा। हमें टेररिज्म और टेररिस्ट गुटों के खिलाफ की इस लड़ाई को प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में और प्रत्येक वर्चुअल में लड़ना होगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अन्य मकसदों की आड़ में कुछ संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ये संगठन आतंकवाद को फाइनेंस करने की चैनल भी बनते जा रहे हैं। अभी हाल में ही भारत सरकार ने सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को रेडिकलाइज करके उन्हें आतंकी और धकेलने की साजिश करने वाली एक संस्था को बैन किया है। मेरा मानना है कि प्रत्येक देश को ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। कुछ देशों ने, देश की सरकारों ने और एजेंसियों ने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाया है। ऐसे टेरर हेवन्स पर आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ सभी प्रकार की नकेल कसना निहायत आवश्यक है। इस पर दुनिया के सभी देशों ने अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर एक मन बनाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि कुछ देश राजनीति के लिए आतंकवादियों और आतंकवाद को पनाह देने वालों का बार बार समर्थन करते हैं। मेरा मानना है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए सभी देशों को राजनीति भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। साथ ही सभी देशों को टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग की व्याख्या पर भी आम सहमति बनानी होगी। यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा तथा मानव अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मुद्दा है, न कि एक राजनीतिक मुद्दा है। टेररिस्ट ग्रुप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस को अच्छी तरह से समझते हैं। जनता की संवेदनशीलता को भी अच्छी तरह से वो समझते हैं, इसलिए उसका उपयोग भी करते हैं। आज साइबर स्पेस टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई का एक प्रमुख युद्ध का मैदान बना है। वेपन टेक्नोलॉजी में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। 21वीं सदी की लिथल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी अब आतंकवादियों के पास भी उपलब्ध है। टेररिस्ट तथा टेररिस्ट ग्रुप की नारकोटिक्स जैसे संगठित अपराधों के साथ बढ़ते लिंक्स, क्रिप्टोकरेंसी तथा हवाला और टेरर फाइनेंसिंग की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग की सभी चैनलों की हम पहचान करें। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ एक प्रैक्टिकल तथा वर्केबल रोड मैप बनाया जाए। IMF और वर्ल्ड बैंक के एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर के क्रिमिनल हर वर्ष लगभग 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग करते हैं और इसमें बड़ा हिस्सा टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वांटम और चुनौती को देखते हुए सभी देशों के काउंटर टेरर और टेरर फाइनेंसिंग के क्षेत्रों में काम करने वाली एजेंसियां एवं अधिकारियों को एक दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी। टेरर फाइनेंसिंग के संदर्भ में इस सभा का ध्यान मैं
कुछ विषयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो मेरी दृष्टि से हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक, वित्तीय नेटवर्क में गुमनामी से लड़कर लीगल वित्तीय साधनों का डाइवर्जन को रोकना पड़ेगा। 2, अन्य अपराधों द्वारा उत्पन्न मुनाफा टेररिस्ट गतिविधियों के लिए उपयोग में लाने से रोकना होगा। 3, नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, वर्चुअल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी, वॉलेट इत्यादि को टेरर एक्टिविटीज के लिए उपयोग करते हुए रोकने की तकनीक ढूंढनी होगी। लीगल चैनल्स, कैश कुरियर्स, हवाला का टेरर नेटवर्क द्वारा उपयोग पर एक साझा तंत्र हमें बनाना होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ सेक्टर का टेरर आइडियोलॉजी फैलाने में दुरुपयोग होता हुआ नजर में आता है, उसको भी हमें रोकना होगा। सभी देशों की काउंटर टेरर तथा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसियों का सतत कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम सभी ने टेक्निक के एक्सचेंज के माध्यम से करना होगा। टेरर फाइनेंसिंग के सभी चरणों जैसे आतंकवादियों द्वारा फंड जनरेट करना, फंड का मूवमेंट करना, अन्य अपराधों के माध्यम से लेयरिंग करना तथा अंत में टेररिस्ट गतिविधियों के लिए इसका उपयोग करना, इस प्रत्येक स्टेज पर हमें नकेल कसनी होगी। इसके लिए वैश्विक स्तर पर एक स्पेसिफिक लेकिन कलेक्टिव अप्रोच की आवश्यकता मैं देखता हूं। सभी देशों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेशन को केवल कागज पर नहीं बल्कि स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना होगा। मेरा ये मानना है कि टेररिज्म के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए हमारा दृष्टिकोण 5 स्तंभों पर आधारित होना चाहिए। एक व्यापक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क स्थापित करना, जिसमें सभी इंटेलिजेंस तथा इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन तथा कोलैबोरेशन हो पाए। दूसरा, ट्रेस, टारगेट और टर्मिनेट की स्ट्रेटेजी उसे निम्न स्तरीय आर्थिक अपराध से लेकर संगठित आर्थिक अपराध तक अपनानी होगी। 3, टेरर फाइनेंस के संबंधित लीगल स्ट्रक्चर को मजबूत करना और उसमें एक रूपता लाना बहुत जरूरी है। 4, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत टेक्निकल तंत्र हमें विकसित करना होगा। और 5, एसेट रिकवरी के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले बॉर्डरलेस फाइनेंस मूवमेंट को रोकने के लिए हमें भी बियॉन्ड बॉर्डर कोऑपरेशन के अप्रोच को स्वीकारना होगा, तभी ये मंच अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा। अंत में मैं पुनः टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ भारत की तरफ से अपनी प्रतिबद्धता दोहराना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत टेरर फाइनेंसिंग के सभी रूपों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग, हवाला सभी से निपटने के लिए सभी देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन के विचार विमर्श के दौरान भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर निरंतर वैश्विक फोकस बनाए रखने के लिए NMFT के इस विशिष्ट पहल की स्थायित्व की आवश्यकता को महसूस किया है। अब स्थायी सचिवालय स्थापित करने का समय आ गया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर में ही जारी किए जा रहे 4 स्टेटमेंट में भारत में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है। इस विषय पर शीघ्र ही सभी प्रतिभागियों के बहुमूल्य टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक डिस्कशन पेपर सर्कुलेट किया जाएगा। मेजबान देश की ओर से मैं नई दिल्ली में आयोजित इस नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी देशों और संगठन के प्रतिनिधिमंडलों का मन से धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबकी सुखद और सुरक्षित स्वदेश वापसी की मंगल कामना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। Thank you, Honorable Minister Sir, for your insightful views, suggestions and observations.
तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन को। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसकी भारत मेज़बानी कर रहा है और इसमें 70 से अधिक देश इसमें हिस्सा ले रहे थे। और काफ़ी महत्वपूर्ण बात गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यहाँ पर कही गई है। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। टेररिज्म को हमें नहीं जीतने देना चाहिए। टेररिज्म को अकेले कोई देश परास्त नहीं कर सकता। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर लड़ना होगा। भारत में उठाए गए जो कदम हैं उसका असर भारत में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं घटी हैं और भारत में उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक्स को मजबूत किया जा रहा है। और उन्होंने अभी हाल का ही जो बैन लगाया PFI पे, जिस तरह से बैन लगाया उसका उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही सामाजिक गतिविधियों की आड़ में रेडिकलिज्म को फैलाने वाले एक संगठन पर भारत में बैन लगाया गया है। सभी देशों से उन्होंने ये आग्रह किया है कि इस तरह की कार्रवाई करें। और गृह मंत्री ने कहा कि कुछ देश राजनीति के लिए आतंक का समर्थन करते हैं। सभी देशों को टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग की व्याख्या पर आम सहमति बनानी होगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि आतंकवाद को लेकर दुनिया में अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो गृह मंत्री की ओर से ये कहा गया है कि सभी देशों को आतंकवाद और आतंकवाद की जो फाइनेंसिंग है उसको लेकर के उसकी व्याख्या पर आम सहमति बनानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव भारत की ओर से इसमें दिया गया है। स्थायी सचिवालय आतंकवाद से लड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थायी सचिवालय भारत में बनाने का वो प्रस्ताव दिया गया है। उस पर सभी लोग विचार करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।